झारखंड में चल रही मेडिकल सुविधाओं की कालाबाजारी, पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा ऐसी हरकत करने के हफीजुल हसन ने ली विधानसभा की सदस्यता की शपथ। विधानसभा अध्यक्ष ने दिलाई शपथ। हफीजुल हसन जल्द करेंगे अपने विभाग की समीक्षा। गिरिडीह में सरकार के दावों की पोल पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं लोग। पानी लेने के लिए लोग का नंबर लगाना। बालूमाथ पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने एक चोर को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 9 मोटरसाइकिल बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो अब बात झारखंड की कर लेते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में कोरोना मरीजों की सांसों का सौदा करने वाले इस महामारी में सक्रिय हो गए हैं। जैसे जैसे कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं, वैसे वैसे मेडिकल सुविधाओं की कालाबाजारी भी बढ़ने लगी है। कुछ दिनों पहले ही रांची पुलिस ने ऐसा करते हुए 3 लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया था, जो रांची रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में बेड दिलाने के नाम पर मरीज के परिजनों से 30 से 50 हजार रुपए तक की मांग कर रहे थे। इसका खुलासा तब हुआ जब किसी ने ऐसा करते हुए उनकी ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया है और वायरल कर दी गई, जिसके बाद जिला प्रशासन और रांची पुलिस हरकत में आई और 3 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस तरह की हरकत कोई भी करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें कि रिम्स का बेड का सौदा लगाया जा रहा था, 30,000 40,000 कीमत। उसको 3 लोग पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं, चौथा भी कल गिरफ्तार हुआ है। पूरा बरियातू पुलिस लगी हुई है और हमने तुरंत इसको संज्ञान में लिया था और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। कोई भी आदमी यदि मौत का सौदागर बनेगा और यदि इस आपदा की घड़ी में अवसर और अर्थदोहन करने की कोई भी हिमाकत करेगा तो उसके साथ विधि सम्मत कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और इस पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। शुभम, जानकारी चाहेंगे कि आपसे कि किस तरीके से मरीजों पर ये कालाबाजारी की वजह से उनके सांसों का अब सौदा किया जा रहा है और कैसे इनकी जान भी जोखिम में है, लेकिन फिर भी इस तरीके की खबरें लगातार कालाबाजारी के सामने आ रही हैं। बिल्कुल सुरभि, देखिए संक्रमण के दौर में कह सकते हैं कुछ ऐसे लोग हैं जो मजबूरी का गलत फायदा उठा रहे हैं। चाहे वो झारखंड की बात कर ले, चाहे वो बिहार की बात कर ले, अन्य राज्यों में भी सेम परिस्थितियां हैं। वहां पर कालाबाजारी चरम पर है। चाहे वो मेडिकल की बात करें तो अगर जिस तरीका से एम्बुलेंस के जितने भी ड्राइवर हैं वो मनचाहा दाम वसूल रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की कह सकते हैं बिक्री इतने दामों में हो रही है, तो हर जगह पर कालाबाजारी का दृश्य देखने को मिल रहा है और जिसकी कह सकते हैं भुगतान बस राज्य की जनता और जो कह सकते हैं संक्रमित मरीज है उसके परिजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कह सकते हैं बहुत ही विडंबना की बात है, क्योंकि जिस तरीका से एक जो परिस्थिति है, विकट परिस्थिति है, इसमें सभी लोगों को मिलकर इससे लड़ना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसे भी कह सकते हैं निचले स्तर के जो लोग हैं वो लगातार इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है। चाहे वो वैक्सीन की बात कर ले, रेमडेसिविर वैक्सीन जैसा कि आपने सुना होगा 1.5 लाख रुपए तक वो बिकी है। तो ऐसे में सवाल यह है कि गरीब का जो परिवार है, गरीब के जो परिजन है, वो कहाँ से इतना पैसा लाएंगे अपने परिजन का इलाज कराने के लिए। तो कहीं ना कहीं झारखंड में इसकी पहल की शुरुआत की गई है और लगातार कहीं ना कहीं धर दबोचे जा रहे हैं। प्रशासन पूरी तरीके से सख्त है और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता लगातार उसी दिशा में पहल कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति कालाबाजारी करते हुए पकड़े जा रहे हैं उन्हें पर सख्त कार्रवाई भी हो रही है और कह सकते हैं पैनी नजर बनाकर बैठे हुए हैं इन कालाबाजारियों, जितने भी लोग जो कालाबाजारी कर रहे हैं उस पर एक कड़ी नजर बनाई हुई है झारखंड सरकार और खुद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने। जी ठीक है, लेकिन शुभम, जब ये खबरें सामने आती हैं कि लोगों की जिंदगी से इस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है और सिलेंडर्स की लगातार कालाबाजारी हो रही है, जबकि लोगों को अस्पतालों में ऑक्सीजन की जरूरत है, और ऐसे में हेमंत सोरेन भी लगातार जुटे हुए हैं, अपनी तरफ से लगातार कोशिशें वो कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कालाबाजारी को रोका जा सके। अब इस बीच में एक कॉल रिकॉर्डिंग भी वायरल हो गई है। 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। क्या अभी ऐसी उम्मीद है कि इनके तार और भी लोगों से जुड़े हो सकते हैं, कुछ और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं इस तरीके की कालाबाजारी में?
बिल्कुल, देखिए कड़ियां दर कड़ियां अब खुलती नजर आ रही हैं और कह सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कालाबाजारी झारखंड में ना हो, इसी वजह से मुख्यमंत्री कोरोना को लेकर कह सकते काफी चिंतित हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कोरोना पर मंथन कर रहे हैं और शायद इसी वजह से उन्होंने आज से ठीक 4 दिन पहले संजीवनी वाहन का शुभारंभ किया था कि जो राजधानी रांची में अभी फिलहाल सेवा दे रही है, जिससे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी अस्पताल को ऑक्सीजन की कमी महसूस ना हो। तुरंत कह सकते हैं फौरन जब कॉल किया जाएगा तभी उनको ऑक्सीजन मुहैया करा दिया जा रहा है। अगर दूसरी बात करें तो जिस तरीका से कल ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवासीय कार्यालय से चैट बोर्ड का भी शुभारंभ किया था, जिससे जितने भी संक्रमित मरीज है उन्हें फौरन जानकारी मिल जाएगा कि किस अस्पताल में कितना बेड खाली है, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में है कि नहीं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं और जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं, जो भी कालेबाजारी में इसमें पकड़ाए हैं, उनकी कड़ियां तलाशी जा रही है। आखिर इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, कौन इस विकट परिस्थिति में राज्य की जनता के साथ, राज्य के कह सकते हैं जो गरीब परिवार के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है। मनचाहा दाम में कालाबाजारी का दौर जो झारखंड में इस कोरोना महामारी में देखने को मिला है, उस पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैनात है। जी ठीक है शुभम, एक और चीज यहाँ आपसे जानना चाहेंगे। जब एक और राज्य की सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई है, किसी को ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, वहीं दूसरी तरफ इस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कालाबाजारी भी हो रही है, तो क्या ये वो लोग हैं जिनके पास सिलेंडर पहले से मौजूद था और अगर वो ठीक हो रहे हैं, वो दूसरों को अगर बेचना चाह रहे हैं या देना चाह रहे हैं, तो वो ऐसे में धांधली कर रहे हैं? बिल्कुल सुरभि, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो भी लोग, क्योंकि आज से अगर ठीक 10 दिन पहले की बात करें तो जो आंकड़े में लगातार उछाल आ रहे थे, तो सभी लोग कहीं ना कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर प्राप्त करने की होड़ में लगे हुए थे कि कैसे भी और कब कितने भी कीमत में उन्हें मुहैया हो जाए। लोगों ने सिलेंडर रख लिया था, लेकिन अब कह सकते हैं सिलेंडर देने का जब वक्त आया है तो एक गलत व्यवहार का यहाँ पर देखने को दृश्य मिल रहा है और मनचाहा दाम में लोग सिलेंडर अपने घरों से अब वापस करने को तैयार हो रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं सरासर गलत है और इस पर लगातार कह सकते हैं रांची के उपायुक्त छवि रंजन भी पैनी नजर बनाए हुए हैं और कह सकते हैं जिस तरीका से जो विकट परिस्थिति है, धीरे धीरे हालांकि झारखंड में कोरोना की बात करें तो स्थिति नियंत्रण में आ रही है, क्योंकि झारखंड में अभी भी फिलहाल 13 मई तक झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू है। लेकिन अब यह देखना होगा कि कालाबाजारी का दौर कब तक आखिर चलेगा, कब तक सरकार इस पर अंकुश लगाने में कामयाब हो पाती है, कब तक इन कालाबाजारी जो कर रहे हैं उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। जी चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद आपका शुभम, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं मधुपुर से नवनिर्वाचित विधायक और मंत्री हफीजुल हसन ने विधानसभा के सदस्यता की शपथ ली है। हफीजुल हसन को शपथ विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने नए विधानसभा परिसर में शपथ दिलाई और इसकी जानकारी मिली, जिसके हिसाब से बताया जा रहा है कि मंत्री हफीजुल हसन जल्द अपने विभाग की समीक्षा करेंगे। मैं हफीजुल हसन जो कानून साज असेंबली का रुकन मुंतखब हुआ हूँ और अल्लाह के नाम से हक लेता हूँ, मैं सच्चाई व ईमानदारी के साथ अहद करता हूँ कि आइन के जरिए कायम दस्तूर हिंद के कई सदाकत और ईमानदारी रखूंगा। मैं हिंदुस्तान की खुदमुख्तारी और सालमियत बेलुक्स रखूंगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ उसके फ़राइज़ को अकीदतमंदाना अंजाम दूंगा। खबर आपको बता रहे हैं, जब हफीजुल हसन ने आज शपथ ग्रहण किया है, दरअसल विधानसभा में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था और इसी दौरान हफीजुल हसन ने शपथ ग्रहण किया है। तो अब ये देखना होगा कि मधुपुर की जनता ने जिनको विधायक के तौर पर चुना है और इसके बाद से क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज हफीजुल हसन ने अपने विधायकी पद की शपथ भी ले ली है, यानी कि विधानसभा अध्यक्ष ने शपथ उन्हें दिलाए और विधानसभा अध्यक्ष के शपथ दिलाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसे शपथ ग्रहण समारोह कहा जाता है और इसी समारोह के तहत में हफीजुल हसन ने शपथ ग्रहण की है। तो मधुपुर में हुए उपचुनाव के बाद इस परिणाम की जब घोषणा हुई थी तो हफीजुल हसन का नाम सबसे ज्यादा चर्चित रहा था और हफीजुल हसन के नाम पर कई लोगों ने बधाइयां भी भेजी थी और ये कहा गया था कि अब राजनीतिक
जमीनी स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो फिर अब कई ऐसे बदलाव भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि लगातार हमारे साथ ऐसे कार्यकर्ता जुड़ते जा रहे हैं, नेता जुड़ते जा रहे हैं जो कि जमीनी स्तर पर सुधार करने के लिए प्रयासरत हैं। तो हफीजुल हसन अपने विभाग की भी समीक्षा करेंगे, लेकिन अभी तक समय इसका निर्धारित नहीं किया गया है। जल्द ही वो समय होगा जब हफीजुल हसन अपने विभाग की भी समीक्षा करेंगे और समीक्षा बैठक बुलाने की कवायद तो की जा रही है, लेकिन अभी तक इसका नहीं पता चल पाया है कि कब तक ये समीक्षा होगी। तो ब्यूरो चीफ राजीव रंजन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के साथ। राजीव जी, आपसे जानकारी चाहेंगे कि विधानसभा में आज विधानसभा अध्यक्ष ने ही शपथ समारोह के तहत ही शपथ दिलाई है हफीजुल हसन को। इसके बाद से किस तरीके का माहौल अब देखने को मिलेगा राजनीति में, और जो एक समीक्षा बैठक की बात की जा रही है तो समीक्षा बैठक के तहत क्या नतीजे निकलकर सामने आएंगे? देखिए, ये एक प्रक्रिया थी, चूंकि हफीजुल हसन मधुपुर से जीत कर आए हैं तो विधायक के रूप में विधानसभा अध्यक्ष के सामने उनको शपथ लेना था और एक प्रक्रिया है तो उन्होंने शपथ ली है। उर्दू भाषा में उन्होंने शपथ ली थी। मंत्री पद का भी जो शपथ उन्होंने लिया था हेमंत सोरेन और राज्यपाल के समक्ष, वो भी उर्दू भाषा में उन्होंने लिया था। क्योंकि मंत्री पद पे पहले से हैं और 6 महीने के अंदर एक प्रक्रिया थी कि उनको विधानसभा का सदस्य बनना है और वो जीत कर आए हैं मधुपुर से। काफी कड़ी टक्कर थी, भाजपा के साथ जो मुकाबला हुआ था उसमें विजयी घोषित हुए हैं हफीजुल हसन और उसके बाद वो पहुंचे थे विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष, उन्होंने शपथ ले ली है। अब जब शपथ लेने के बाद उनकी जो जिम्मेवारियां हैं वो पूरी तरह से शुरू हो जाती है, क्योंकि जब मंत्री वो बने थे तो एक हाँ ना की स्थिति हुई कि क्या वो विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, कि उनकी कुर्सी चली जाएगी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद अब वो पूरी तरह से कहें कि फुल फॉर्म में नजर आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा है कि जो उनकी प्राथमिकताएं थी वो प्राथमिकताओं के आधार पे अब और तेजी से काम होगा। और जब उन्होंने शपथ ली उसके बाद झारखंड सरकार के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा अध्यक्ष, सभी ने उनको बधाई दी है और कहा है कि हफीजुल हसन को, मुख्यमंत्री ने भी इस मौके पर कहा था कि हफीजुल हसन को बनाने का उद्देश्य था कि अल्पसंख्यक के आवाजों को ये उठाएंगे और हफीजुल हसन ने भी यही बात कही है कि अल्पसंख्यक की जो मांगे हैं, उनके जो दुख दर्द है, उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी, जो उनके पिता अभी तक करते आए हैं। जी ठीक है राजीव जी, लेकिन एक और चीज देखी गई थी, जब उपचुनाव के नतीजे सामने आने थे तो उस दौरान में मंदिर और मजहर का भी जिक्र हुआ था, धार्मिक एक एंगल देने की कोशिश की गई थी। तो क्या अब इसके बाद जब उन्होंने आज अपनी शपथ ले ली है तो इसके बाद भी क्या वो इसी तरीके से मस्जिद भी जाते रहेंगे, मंदिर भी जाते रहेंगे, लोगों के बीच में वो प्रेम वाली भावना लेकर के अपना काम करते रहेंगे? देखिए, राजनीति अपनी जगह पे होती है। जब चुनाव का माहौल होता है तो कई नेता कई तरह के वादे करते हैं, वोटरों को लुभाने की बात होती है, मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की बात होती है, वो बिल्कुल बात अलग होता है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद हर दल के जो लोग होते हैं वो अपने हिसाब से चलने लगते हैं और अपने हिसाब से उनकी जो दिनचर्या है वो शुरू हो जाती है। अब हफीजुल हसन कितने वर्गों का ख्याल रख पाते हैं, अल्पसंख्यक मंत्री हैं तो अल्पसंख्यकों में और लोगों का कितना ख्याल रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी, या ये भी फिर राजनीति की भेंट चढ़ जाते हैं। ये तमाम चीजें जो है वो हफीजुल हसन के कार्यकाल में नजर आ जाएगा। अब देखना यह है कि उन्होंने जो चुनाव के समय वादे किए थे और चुनाव के दौरान जो उनकी गतिविधियां थी, क्या गतिविधियां वही रहती है या फिर गतिविधियों में भी अंतर आ जाता है। जी चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद आपका राजीव जी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो विधानसभा अध्यक्ष ने शपथ समारोह के तहत शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन जो किया गया था, इस दौरान हफीजुल हसन को शपथ दिलाई गई है आज, और इसके बाद से अब राजनीतिक जमीनी स्तर पर कितने फेरबदल होते हैं ये तो वक्त बताएगा। तो वहीं कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी बीच सभी राज्य बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन का रास्ता अपना रहे हैं। इन्हीं कारणों से राज्य में अब प्रवासी मजदूर पलायन करने पर मजबूर हो चुके हैं और पलायन का सबसे ज्यादा असर रेल जगत पर पड़ता है और प्रवासियों का आना जाना रेल के माध्यम से लगातार इस कोरोना के दौर में देखा गया है। चाहे 2020 की बात कर ले या फिर 2021 की, रेल ही मात्र एक ऐसा विकल्प है जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य तक प्रवासी मजदूरों को पहुंचाने के लिए सबसे आगे दिखता है। इसी कड़ी में संक्रमण के बढ़ते प्रकोप के कारण रेल प्रशासन पूरी तरह से तैनात है
और गाइडलाइन के तहत रेल प्रबंधन लगातार काम कर रहा है। और देखिए, प्रोटोकॉल जो है वो पूरी तरह से पालन करने की जरूरत है, चाहे वो रेल कर्मी हो या पैसेंजर्स जो स्टेशन प्रेमाइसेस में आ रहे हो। सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर का रेगुलर इस्तेमाल करें। जब भी ट्रेन में ट्रैवल करें तो अपनी ज़रूरत की चीज़ें, थोड़ा लाइट ट्रैवल करें आप, और अपनी ज़रूरत की चीज़ों को जरूर अपने साथ रखें, जैसे कि लिनन है या टॉवल है, इस तरह की चीज़ें। खासकर जो महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे हैं उनको ट्रैवल में ध्यान में रखते हुए। साथ ही जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी ट्रेन में अब लिमिटेड तरीके से ही सेल किया जा रहा है, केवल पैक्ड फूड ही दिया जा रहा है ऑन पेमेंट। तो और लोगों से ये भी आपके माध्यम से अपील रहे कि जब भी वो ट्रैवल करें, अपने इन सारी चीज़ों का जो बेसिक नीड्स उनका ट्रैवल करें, जब तक ज़रूरत ना हो बिल्कुल ट्रैवल ना करें। तो एक और जहां राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह यानी मिनी लॉकडाउन लगाया गया है, वहीं दूसरी ओर बासुकीनाथ धाम के पंडा पुरोहितों सहित स्थानीय दुकानदारों जैसे फूल, फल, दूध, पूजा की सामग्री आदि के विक्रेता जो अपनी रोजगार के लिए मंदिर पर आश्रित है, उन लोगों पर लॉकडाउन का काफी गहरा प्रभाव पड़ रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि सरकार रोजाना में इस्तेमाल करने वाली सामग्री मुहैया कराए। झारखंड सरकार से हम लोगों का एक ही निवेदन है कि सभी पंडा समाज हो या जनरल जो भी हो, यहाँ क्या कमाई बंद हो गया है, मंदिर बंद होने के बाद सबको आर्थिक पैकेज मिलना ही चाहिए। नहीं तो यहाँ पे भुखमरी का बहुत ज़्यादा आसार दिख रहा है और बहुत किसी के पास तो कुछ खाने का है भी नहीं, और यहाँ पे राशन उसन का व्यवस्था सही ढंग से हो ही नहीं रही। इसमें राशन ही नहीं, साथ में आर्थिक पैकेज मिलना चाहिए, क्योंकि उसके बाद राशन मिलने के बाद सिर्फ खाने का नहीं, डेली दिनचर्या भी खर्चा है। पिछली बार जो लॉकडाउन लगा उसके कारण जो भी इंसान के पास पैसा जब कमा के रखाया गया था वो सब लगभग खत्म हो चुका था। आदमी का भुखमरी का अवस्था आ गया था, लेकिन सरकार द्वारा फिर उसको कुछ भी छूट दिया गया। लगभग महीना में फिर हम लोग कुछ करे हुए खाने पीने का कुछ जुगाड़ लग गया, कुछ जगह से चलने लगा। लेकिन सरकार लगातार लॉकडाउन लगा रही है। क्या इसका हल ये नहीं है? कोरोना से खत्म होने का डायरेक्ट लॉकडाउन है। आदमी 200 रुपया दिन में रहता है, किसी की दुकान पे खाता है, तब उसको जिंदगी चलता है, परिवार है, बाल बच्चा है। आपको लॉकडाउन लगाने का लगा देते हैं, ये देखते नहीं है गरीब आदमी खाएगा क्या, करेगा कैसे, जिंदगी जीएगा, अपन कैसे करेगा। एक घर में उसके परिवार से 5 आदमी जोड़ लीजिए, 5 आदमी रहता है, अब उसको लॉकडाउन लगा दिए, अब वो 5 आदमी अपना परिवार में कैसे चलाएगा। पहले तो 1 साल से हम लोग बैठे हुए थे, फिर बीच 2 महीना 3 महीना मंदिर चालू हुआ तो उसमें हम लोगों का आर्थिक स्थिति कुछ सुधार हो रही थी। उसके बाद हुआ फिर मंदिर बंद, आर्थिक स्थिति तो हम लोगों को दयनीय है, एकदम कमजोर है। यहाँ जो भी चाहे प्रसादी दुकान हो या पंडा समाज का हो या फूल वाले हो, सबको मंदिर से ही निर्भर है, और मंदिर बंद हो जाता है तो हम लोगों का जो आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाता है। तो राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार हम लोगों को मदद करे। तो कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए कई सरकारी और निजी संस्थान अपना योगदान सुनिश्चित कर रहे हैं। हेल्पिंग हैंड बढ़ाने की इसी कड़ी में गिरिडीह स्थित स्टील फैक्ट्री सलूजा गोल्ड की ओर से जिले के उपायुक्त को 3000 RT-PCR किट उपलब्ध कराया गया। मौके पर कंपनी के निदेशक अमरजीत सिंह ने सलूजा ने मीडिया से बातचीत करते हुए आम लोगों से सरकारी आदेशों का पालन करने की अपील की। स्कूल वाला जो है ना सर, वो जो मंगवाया था उसी से कुछ पैकेट स्टीवन टावर प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से 3000 पीस कोरोना जांच किट को डीसी साहब उपायुक्त महोदय को GDCC के सौजन्य से दिया गया है। और जिस तरह से यह हमारे देश के अंदर में महामारी फैल रही है, उसके हिसाब से अगर थोड़ा थोड़ा भी सब लोग सहयोग करें, मैं सबसे अपील करता हूँ थोड़ा थोड़ा करके भी अगर सहयोग करेंगे तो निश्चित ये बीमारी को हम लोग दूर भगाएंगे। और जिस तरह से आसमान से बूंद बूंद पानी बरसता है, स्कूल वाला जो है ना सर, वो जो मंगवाया था उसी से कुछ पैकेट स्कूल वाला जो है ना सर। तो वहीं लातेहार के बालूमाथ में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अजित कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने
चोरी की 9 मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस के सूत्रों के अनुसार बालूमाथ थाने में वाहन चेकिंग के दौरान चोरी की गई एक HFD डीलक्स मोटरसाइकिल के साथ कैलेश्वर गंजू थाना क्षेत्र चाटुहास निवासी के गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर घर से पुलिस ने चोरी की 8 और मोटरसाइकिल बरामद की है। इस संबंध में बालूमाथ थाने में FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मोटरसाइकिल चोर जाने वाला है, बस गुजरने वाला है, इसी सूचना के सत्यापन के अगर में कुछ मोड़ के पास चेकिंग है। चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति मिला, उसके पास चोरी तो बाइक मिला, कोई कागजात प्रस्तुत हुआ, पूछताछ कर और गाड़ियों को बरामद किया गया। कुल कितने वाहन जब्त किए हुए हैं? 9 वाहन जब्त किए गए हैं। गिरफ्तारी कितने लोगों की हुई? 1 व्यक्ति गिरफ्तारी हुई है। तो देवघर में अपराधियों का तांडव देखने को मिला है, जहां दिन दहाड़े डकैतों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया है। मामला देवघर के सारर थाना क्षेत्र का है, जहां पर अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर गले में रखी 40,000 रुपए की नकदी को लेकर फरार हो गए। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने CCTV के माध्यम से छानबीन शुरू कर दी है। गिरिडीह शहर के कई मोहल्लों में पानी की घोर किल्लत देखी जा रही है। लोगों को बूंद बूंद पानी के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी चौताडीह और पेशा बहियार और कमरसाली धबिया आहरी के लोगों को हो रही है। कुआं भी सूख चुका है। जिन कुओं में थोड़ा बहुत पानी भी है तो उस कुएं से पानी लेने के लिए लोगों को नंबर लगाना पड़ता है। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर लोग पानी भर रहे हैं। वहीं प्यास बुझाने के लिए लोगों को काफी दूर से पानी लाना पड़ रहा है। नगर निगम की ओर से 2 साल पहले ही इन क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाया गया था, लेकिन उसका कनेक्शन अभी तक नहीं दिया गया। रात भर हम लोग गाड़ी में नंबर लगाकर बैठ के रात भर 24 घंटा यहाँ आदमी लगा हुआ रहता है। एक का पारी आता है, एक का पारी आता है, ऐसे करके 2 गिलन 3 गिलन करके पानी भरते हैं और इतना प्रॉब्लम है क्या बोले एकदम। आज तरह यहाँ बगल में नदी चल रहा है, सब नली वाला पानी आता है, आदमी बेहोश है वो नदी में नहाने के लिए, क्या करेगा, मजबूरी है। यहाँ का पानी पूरा गिरिडीह सप्लाई हो रहा है, यहाँ हम लोग प्यासे मर रहे हैं। हम ना करबे और वहीं पलामू में अंचल पदाधिकारी के पुत्र का आत्महत्या करने के सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना जिले के मेदिनीनगर शहर थाना का बताया जा रहा है, जहां एक घर से फांसी के फंदे से झूलता युवक का शव बरामद किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रथम दृश्य में आत्महत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेते हुए मामले की छानबीन शुरू कर दी है। प्रथम दृश्य में आत्महत्या है। घर में कोई नहीं रहते थे, घर बंद रहता था। इनके बगल में इनके बहन रहते थे, बहन के चाबी लिए हैं और घर में आए थे। तो रांची जिले के इटकी ब्लॉक में मूसलाधार बारिश और आंधी तूफान के साथ ओले गिरने से कई घरों में एस्बेस्टस उड़ गए हैं और साथ ही पेड़ भी गिर गए और खेतों में लगी फसल बर्बाद हो गई है, जिससे वहां के स्थानियों को भारी नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि रांची गुमला NH-23 मुख्य मार्ग के गढ़गांव में एक विशालकाय पेड़ के गिरने से NH की सड़क जाम हो गई और साथ ही पानी और ओला गिरने से खेतों में लगे तैयार फसल को भारी नुकसान पहुंचा है।
तो रांची की देखिए तस्वीरें भी आपको दिखाई कि कैसे यहाँ पर मूसलाधार बारिश के बाद से दरअसल बारिश के साथ साथ ये बताया जा रहा है कि ओलावृष्टि भी यहाँ पर हुई थी और ओलावृष्टि की वजह से भी जो खेत में अभी हाल फिलहाल में जो फसल तैयार किए गए थे किसानों की तरफ से उन्हें खासतौर पर भारी नुकसान झेलना पड़ा है। और वहीं ये भी देखने को मिला कि इस भारी आंधी तूफान की वजह से भी लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो मुख्य मार्ग बताया जा रहा था यानी कि जब NH-23 की बात यहां पर की जा रही है कि वहां पर एक जो कोने पर ही एक भारी भरकम पेड़ था जो कि गिर गया, जिस वजह से पूरा रास्ता जाम हो गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए VIP न्यूज के साथ। नमस्कार।